हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री लर्निंग में। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने अदर सब्जेक्ट की भी ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने करंट अफेयर्स का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और आज हम लोग सेकंड वीडियो देखने वाले हैं और हम इसे शुरू करते हैं अपना सेकंड वीडियो। देखिए, समय जैसे जैसे नज़दीक आता है दबाव बनता रहता है हम लोगों पे, सारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स पे, और ये दबाव थोड़ा लाजमी भी है अगर आप ईमानदारी से और गंभीरता से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। और फिर जैसे जैसे उसका टाइम नज़दीक आता है तो फिर एक मानसिक रूप से, एक साइकोलॉजिकली, एक मनोवैज्ञानिक दबाव थोड़ा सा बनता ही है। इसलिए आप पढ़ते रहिए और अपने आप में एक जोश, एक जुनून, एक जज्बे को बनाए रखिए, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये स्ट्रगलिंग फेज है, ये संघर्ष का टाइम है और यही अंत नहीं है। इसके बाद जो आने वाला कल होगा वो बड़ा ही सुखद होगा और बड़ा ही एंजॉयबल होगा। इसलिए आज जहाँ आप हैं उसके लिए ध्यान रखें कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान कब होगी? जब आप पारो बन जाएंगे, जब रिव्यू ऑफिसर बन जाएंगे, या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब वो टारगेट आपको अचीव हो जाएगा, उसके बाद की जो लाइफ शुरू होगी वो असली उड़ान होगी और उसके आगे भी। तो ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आने वाला कल आपका बहुत ही ब्राइट होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं और कल भी हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही कवर किया था और जल्दी ही हम लोग कल के वीडियो में, मुझे उम्मीद है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला करंट अफेयर्स है वो ये है कि अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और ये कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 2023 को। ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक संस्था है जिसका नाम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTS, इसने शुरू किया है और ये 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, 6 राज्यों के 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें 6 राज्यों के नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं और इनकी ये संख्या याद रखनी है और ये ध्यान रखना है कौन से विद्यालयों का टाइप है ये। तो EMRS अभी हाल ताज में एक इसका एग्ज़ाम भी हुआ है, लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। और इसमें क्या सिखाया जाएगा बेसिकली? तो इसमें एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 कोर्स जो हैं वो बच्चों को सिखाए जा रहे हैं और इसे जो संचालित करने की जिम्मेदारी है वो 2 संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं अमेजॉन से, तो एक अमेजॉन इंडिया है और दूसरा लर्निंग लिंक्स। तो ये 2 प्लेटफॉर्म हैं जो इसे संचालित कर रहे हैं और शुरुआत इसकी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा की गई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 2 ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, कितने राज्यों में, राज्यों की संख्या और विद्यालय और विद्यालयों का टाइप, ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला, अभी सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने 11 राज्यों में, कितने राज्यों में? 11 राज्यों में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया है एक साथ। तो कितने राज्यों में? 11 राज्यों में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने। और ये इसमें जो कौन कौन सी ट्रेनें हैं थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र डाल करके। हो सकता है ये कई सारी ट्रेन का नाम दे करके आपको कंफ्यूज करे और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है एक, तिरुनेलवेली मदुरै वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है एक, और हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। विजयवाड़ा चेन्नई जो रेणिगुंटा के रास्ते है जाएगी, ये वंदे भारत एक्सप्रेस एक है।
और पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है, और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस वे शुरू की गई है, और राउरकेला भुवनेश्वरी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है, और रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है, जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। तो इसको आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो ये थोड़ा ध्यान रहेगा। हो सकता है पूछ दे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 11 राज्यों में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है, इनमें से कौन सी ट्रेन नई शामिल है या इनमें से कौन सी शामिल है, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। अगला, ट्रेवल फॉर लाइफ। ट्रेवल फॉर लाइफ ये एक कैंपेन है जो भी शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ट्रेवल फॉर लाइफ किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। और ये कब शुरू किया गया है? 27 सितंबर 2023 को। 27 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये ट्रेवल फॉर लाइफ ही ना पूछे, सिर्फ इतना पूछ दे कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये डे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, 27 सितंबर। और इसके साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि पर्यटन मंत्रालय तो है ही, कुछ और मंत्रालय भी इसके साथ शामिल हैं, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, और दूसरा एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP भी शामिल है। तो ये तीनों संस्थाएं आप ध्यान रखेंगे, और पर्यटन मंत्रालय तो है ही, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। अब अगला, सितंबर 2023 में अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में 16 अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। कहाँ शुरू किए गए हैं? अटल आवासीय विद्यालय, तो ये वाराणसी में शुरू किए गए हैं। इसमें इसकी क्षमता कितनी है? 1000 विद्यार्थियों को इसमें समायोजित करने की क्षमता है इसकी। और इसमें बेसिकली किसके लिए शुरू किए गए हैं ये? तो कोविड-19 महामारी के कारण जो प्रभावित वर्ग है, खास करके ज़्यादा प्रभावित जो मजदूर हैं और निर्माण श्रमिक हैं, जो निर्माण कार्यों में लगे हुए ईंटे गारे का काम करते हैं ना, तो वो सारे निर्माण श्रमिक हैं, और अनाथ बच्चों को, अर्थात ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया है, तो उन बच्चों के जो है पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट ऐसे विद्यालयों में कराने की जिम्मेदारी ले चुकी है। तो इसलिए ध्यान रखें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, वो से ऐसे पूछ सकते हैं कि जो 16 अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं, इनमें निम्न में से कौन से सामान्य वर्ग के सभी बच्चे पढ़ेंगे क्या, है ना? तो इसको ध्यान रखें कि सभी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कोविड-19 महामारी से प्रभावित वर्गों के जो विशेषकर बच्चे हैं, जिसमें मजदूर हैं, निर्माण श्रमिक, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चूँकि ये यूपी स्पेशल भी बन सकता है, आप यूपी की एग्जाम देने यूपी का जा रहे हैं, तो यूपी वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला, अक्टूबर में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित हुई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई है। इसको किसने आयोजित किया है? तो 2 संस्थाएं हैं इसमें, एक तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और दूसरा उत्तराखंड पुलिस। ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के इसे आयोजित किया है, और इसका थीम इम्पॉर्टेंट है। क्या है? अमृतकाल में पुलिसिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया गया है। ये एक यूपी के लिए बड़ी अचीवमेंट है, और यूपी वालों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया गया है, और ये कब हासिल किया गया है? सितंबर 2023 में ये टारगेट अचीव कर लिया उत्तर प्रदेश ने। और किस कैंपेन के तहत, किस अभियान के तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, दूसरे चरण जो उसको शुरू हुआ था, उसके तहत इसने ये टारगेट अचीव किया है, ये लक्ष्य अचीव कर लिया है। और राज्य के सभी कितने 95,767 गाँव ODF प्लस मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा एक ये है, ODF प्लस आदर्श गाँवों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में इस समय? तो 3806 गाँव हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ODF प्लस आदर्श गाँवों की संख्या 3806 है। चलिए अगला शुरू करते हैं।
इसके तहत एक और डेटा ध्यान रखना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गांव की संख्या कितनी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 81,744 गांव हैं और दोनों की व्यवस्था के तहत, अर्थात ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के तहत जो ODF प्लस उभरते गांवों की संख्या है वो कितनी है, 10,217। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो सकता है 128वां संविधान संशोधन विधेयक का ये अधिनियम बन चुका है अब, तो इसे अधिनियम ध्यान रखेंगे। ये 105वां अधिनियम होगा। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसका नाम है। इसका एक नाम और है महिला आरक्षण विधेयक, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये नाम बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि नारी की जब भी वंदना करने की बात हुई है और एक्चुअल में उसकी वंदना कभी हुई नहीं है, इसलिए ये नाम तो बढ़िया नहीं। लेकिन ये महिला आरक्षण विधेयक वाला, इसको आप ध्यान रखें। इसमें इसे लोकसभा में कब पारित किया गया, 20 सितंबर 2023 को, और राज्यसभा में अगले ही दिन 21 सितंबर को पारित कर लिया गया है। ये किससे संबंधित है, महिला आरक्षण से संबंधित बता चुका हूँ। और ये महिला आरक्षण किन किन जगहों पर दिया जाएगा, तो लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा जो है वहाँ पर 33% सीटें, ये डेटा ध्यान रखना है। कितने परसेंट महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी इसमें, तो 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं हेतु। और ये सीटें जो होंगी लोकसभा और प्लस राज्य की विधानसभाएं जो हैं, स्टेट असेंबलीज जो हैं, वहाँ पर जो SC ST का आरक्षण है उसी आरक्षण पर इनको ये सीटें दी जाएंगी। इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला जो इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 ये आयोजित हो चुका है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 ये सितंबर 2023 में आयोजित हुआ है। कहाँ, जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसे किसने आयोजित किया है, तो NPCI और PCI तथा FCC, ये 3 संस्थाएं हैं, इन्होंने इसे मिलकर के आयोजित किया है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एक है, और यह है फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। ये चीज़ें 2-3 संस्थाएं मिलकर के इसे आयोजित की हैं। और इसकी थीम जो थी वो क्या है, ग्लोबल कोलेबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ग्लोबल कोलेबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव या रिजिलियंट या सस्टेनेबल, कुछ भी लिखा हो तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसमें कुछ अवार्ड प्रदान किए गए हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण थे, 2-3 अवार्ड मैंने उसे नोट डाउन कर दिया है। ग्लोबल फिनटेक अवार्डों में जो इम्पोर्टेंट देखने योग्य है, ध्यान देने योग्य, तो ग्लोबल फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है, लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं, अदीब अहमद, उनको दिया गया है। किसका, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का। और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का किसे दिया गया है, भावेश गुप्ता जी हैं, इनको दिया गया है। और ये अध्यक्ष हैं इसमें कू आप जानते हैं, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और 197 एक कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है, उसके ये अध्यक्ष हैं 2 कंपनियों के, इनको दिया गया लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर का कौन सी कंपनी है जिसे फिनटेक ने कंपनी ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ONDC है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ सवाल आना 100% तय है, ये समझ लीजिए एग्जाम में बिल्कुल छप चुका है। क्या है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन, आपने खूब देखा, इसे खूब समझा भी है, पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में बराबर। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो नोट डाउन कर दी है। आप मुझे उम्मीद है इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन, आप इसकी डेट भी याद रखें, 9-10 सितंबर 2023 कहाँ हुआ, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन था,
भारत अध्यक्ष है इसका। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? हमारे पीएम ने अध्यक्षता की है इसकी। और इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। इंग्लिश में अगर लिखा आएगा तो आएगा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, है ना। तो ये थीम भी आप इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ध्यान दें। इसमें G20 सम्मेलन के दौरान 60 स्थानों पर 200 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। 60 स्थानों पर 200 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं। और इसमें जो G20 राष्ट्रों के प्रमुख हैं उन्होंने भाग लिया है विशेष रूप से। और उसमें कुछ आमंत्रित देश भी थे, तो आमंत्रित देशों के प्रमुखों, उनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। जो एक आमंत्रित देश भारत का पड़ोसी है वो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने उसे नोट डाउन कर दिया। बाकी मिस्र है, कैमोर है, कई सारे और देश हैं, सिंगापुर है। तो आप बहुत सारे वो सब पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये पूछ सकता है कि भारत अभी हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है और इसमें किस भारत के पड़ोसी देश को जो है आमंत्रित देश के रूप में हम जो है इन्वाइट किया गया था। तो ये बांग्लादेश है, आप इसे ध्यान रखेंगे, एक पड़ोसी मात्र। और इसमें जो आने वाले लोग थे, पार्टिसिपेंट थे जो, तो उसमें सभी वैश्विक स्तर की जितनी प्रमुख संस्थाएं हैं उन सब के प्रमुखों ने इसमें करीब करीब भागीदारी की है। फिर चाहे वो WTO हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो या फिर वो IMF हो या UNO हो या यूरोपियन यूनियन हो या यूरोपियन आयोग हो, है ना। तो सभी जितनी वर्ल्ड स्तर पे संस्थाएं हैं करीब करीब सब के प्रमुखों ने इसमें शिरकत की थी। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सवाल पूछा जा सकता है, क्या 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता इसे प्रदान की गई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 21वां सदस्य कौन बन गया है? अफ्रीकी संघ परमानेंट मेंबर इसका बन गया है। ये अभी जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें बना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भी सहमति बनी थी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसकी घोषणा हुई थी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक मार्ग होगा जिसका नाम है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा या यूरोपीय आर्थिक गलियारा। इसमें कौन कौन से देश भागीदार होंगे बनाने में? तो भारत है, USA है, UAE है, सऊदी अरब है और यूरोपियन यूनियन है और फ्रांस है, इटली है और जर्मनी। ये देश भाग करेंगे, इसमें प्रतिभागी होंगे। इसमें एक बात पर और सहमति बनी है, वो है महिला सशक्तिकरण पर एक टास्क फोर्स या कार्य समूह गठित करने की बात इसमें की गई थी। और क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर जो देश और जो प्रतिनिधि इसमें शामिल थे उन्होंने उसके विनियमन को लेकर के सहमति प्रकट की है। और एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा अनुमान है पूछा ही जाएगा, इसमें मोदी जी के द्वारा GBA, जिसको कहते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसकी घोषणा की गई है। GBA वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई है। और ये आप ध्यान रखेंगे बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पर अगली G20 की जो अध्यक्षता है वो चेयरमैनशिप ब्राज़ील को सौंप दी गई है। तो अगला G20 का अध्यक्ष कौन होने वाला है? ब्राज़ील होगा। तो ये आज का वीडियो था, आप इसे देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही हम कुछ इसमें सुधार कर पाते हैं या नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप इसे ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।